नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। और दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे ये विशेष कार्यक्रम आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रायोजित किया गया है। और आपको बता दें, जिस तरह से हम आजकल हर कोई अपने दैनिक जीवन में बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं या फिर एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों से हम उपभोग कर रहे हैं, कह सकते हैं हम अन्य जो संस्थाएं हैं उनसे भी पेमेंट सिस्टम के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इन सभी ज़रूरी नहीं, इन सभी जो संस्थाएं हैं, विनियमित जो संस्थाएं हैं, इनसे हम संतुष्ट हैं। कभी ना कभी हमारे जहन में ऐसा होगा कि हम शिकायत करना चाहते हैं, तो हम कहाँ पर शिकायत करें। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हमारे बीच कार्यक्रम में मौजूद है आरबीआई से शिमला में कार्यरत लोकपाल, जी हाँ, इनका नाम है शिव कुमार यादव जी। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप शिमला में आरबीआई लोकपाल के तौर पर कार्यरत हैं, तो आपकी इस जो कार्यभूमि है, जो आपकी भूमिका रहती है इस कार्यक्षेत्र में, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। श्योर। भारतीय रिजर्व बैंक की यह अपेक्षा है कि विनियमित संस्थाएं अपने ग्राहकों की शिकायतों को कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से हल करें। यदि विनियमित संस्थाओं का कोई ग्राहक अपनी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऑल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की स्थापना किया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहक संबंधी सेवाओं में शीघ्र समाधान के लिए ये कार्यरत रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ता संरक्षण ढांचों को मजबूत करने और सुविधाजनक और प्रभावी ऑल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेसल तंत्र को सक्षम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 को 3 पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करके लागू किया गया। यह नई एकीकृत लोकपाल योजना एजिया तंत्र को जनता के लिए अधिक सुविधाजनक और सरल बनाती है। एक राष्ट्र एक लोकपाल के सिद्धांत पर कार्यरत रहती है। ग्राहकों को समाधान प्रदान करने के लिए शिकायतकर्ता को एक ही फोकल पॉइंट, एक ही संपर्क का बिंदु दिया गया है और शिकायतों के संबंध में जितनी भी सूचनाएं हैं वो एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद ग्राहक सेवा को और प्रभावी बनाने हेतु क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को भी 1 सितंबर 2022 से इस लोकपाल योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। इस संदर्भ में शिकायतकर्ताओं जिन्होंने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को संपर्क किया था, उसके संतुष्टि स्तर का आकलन करने के लिए हमने एक थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा भी एक सर्वे कराया था, और जिसमें हमने राष्ट्रव्यापी ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया, जिसका संतुष्टि का लेवल हमने 60% पाया। जी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जैसा कि आपको पता है कि हर एक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में आरबीआई लोकपाल ने रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की बारीकियों पर देश के दूरस्थ स्थानों में और कोने कोने तक मीडिया इंटरैक्शन के माध्यम से ओम्बुड्समैन स्पीक लोकपाल कथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह एक पहल है भारतीय रिजर्व बैंक और विनियमित संस्थाओं के शिकायत निवारण कार्य के बारे में सामान्य जागरूकता बढ़ाने और अपने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने हेतु। यह उपभोक्ताओं के डिजिटल धोखाधड़ी के नए तौर तरीके और ऐसे धोखाधड़ी से बचने के लिए उचित सामान्य सुरक्षा उपायों पर जन जागरूकता बढ़ाने का एक मंच भी है। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के सशक्त छत्र के तहत आरबीआई लोकपाल शिमला उन प्रश्नों को संबोधित करना चाहता है जिसके उत्तर जानने के लिए उपभोक्ताओं में ललक है, और इस योजना के संबंध में जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया। आपसे जानना चाहेंगे सर, अभी आपने जिक्र किया कि ये 3 अन्य योजनाओं को जोड़कर एकीकृत किया गया है, तो ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी कि 3 अन्य योजनाओं को जोड़कर इसे बनाया गया, यानी कि रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, ये क्या है और किस तरह से ये अलग है? जी हाँ, लोकपाल योजना ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करती है, जिसे ऑल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म कहते हैं। इसके लिए इस योजना की पृष्ठभूमि संक्षेप में जानना आवश्यक है। 1995 में पहली बार बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी। धीरे धीरे प्राप्त अनुभवों के आधार पर 2016 तक इस योजना में समय समय पर संशोधन किया गया।
जी। 2018 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के हमारे वित्तीय प्रणाली में भी योगदान बढ़ा और इसके लिए एक अलग योजना 2018 में एनबीएफसी के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए लाया गया। जी। 2019 में हमें रिजर्व बैंक को लगा कि डिजिटल पेमेंट्स की भी महत्ता बढ़ते जा रही है। इसके तहत हमने 2019 में एक अलग योजना डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए लाई। जी। अब लोगों में ये कंफ्यूजन था कि 3 तरह की स्कीम्स हैं और किस स्कीम के तहत वो किस जगह जाए। जी। तो इसी को करते हुए नवंबर 2021 में इन तीनों लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करके भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल एकीकृत योजना 2021 की शुरुआत की गई और इस स्कीम का लोकपाल योजना का लोकार्पण 12 नवंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। योजना के प्रारंभ होने के बाद क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को भी 1 सितंबर 2022 से उक्त योजना के दायरे में लाया गया। जी। आपको बता दूं, इस योजना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अधिक से अधिक विनियमित संस्थाएं इस योजना के अंतर्गत लाई जा रही हैं। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी विनियमित जो संस्थाएं हैं इससे जुड़े हैं, तो इस योजना के तहत कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं वो जुड़े हैं? इस योजना के अंतर्गत सभी बैंक, जी। सभी जमा स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिनकी संपत्तियां 100 करोड़ से अधिक है, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जिसकी जमा 50 करोड़ रुपए से अधिक है, भुगतान प्रणाली प्रतिभागी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां इसमें शामिल हैं। जी। और सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो इनमें नहीं शामिल है, इस योजना के अंतर्गत जो संस्थाएं या फिर विनियमित संस्थाएं नहीं शामिल है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की अवधारणा है इसके बारे में? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की उन विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों की शिकायत, जैसे प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जिनकी जमा 50 करोड़ रुपए से कम है या एसेट साइज जिस एनबीएफसी का 100 करोड़ से कम है जी। और इस स्कीम के तहत नहीं आती हैं, वे शिकायतें रिजर्व बैंक के 32 क्षेत्रीय कार्यालयों में कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल द्वारा निपटाई जाती हैं। अतः ग्राहक सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतें भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष लाने में प्रणाली सक्षम है। जी, यानी कि सर एक तरह से कह सकते हैं कि एक राष्ट्र और एक लोकपाल, इस तरह से ये जो योजना है कार्यान्वित है, इस योजना से लाभान्वित हुआ जा रहा है। देखिए, यह आवश्यक है कि कोई भी संस्था या उसकी गतिविधियां, उसके कार्यकलाप समय और परिस्थितियों के साथ साथ बदलते रहें जी। और बदलते परिवेश के साथ बेहतर बने। यह 3 लोकपाल योजनाएं अलग अलग समय में विकसित हुई थी। उनमें शिकायतों के अलग अलग आधार थे और अलग अलग मुआवजा संरचनाएं उपलब्ध थीं। जी। अतः तीनों लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करके एक योजना बनाई गई और ग्राहक सेवा में कमी, सर्विस डेफिशिएंसी से जुड़ी सभी शिकायतों का समावेश करते हुए इस योजना को सरल बनाया गया है। इसके नए कदम हैं, जैसे नई एकीकृत योजना एजीआर तंत्र को जनता के लिए अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाती है। ग्राहकों को समाधान प्रदान करने के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, संपर्क बिंदु एक ही रखा गया है। जी। और शिकायतों के संबंध में शुरू से अंत तक सारी सूचनाएं हमारे ऑनलाइन पोर्टल https://cms.rbi.org.in पे उपलब्ध है। जी। ग्राहक सेवा को और प्रभावी बनाने के लिए हमने 1 सितंबर 2022 से क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को भी इस योजना के दायरे में लाया। इसके अलावा रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना एक राष्ट्र एक लोकपाल सिद्धांत के दृष्टिकोण से प्रत्येक लोकपाल कार्यालय के विशिष्ट क्षेत्राधिकार को समाप्त कर दिया गया है। पहले जितने भी लोकपाल कार्यालय थे उनका एक कार्यक्षेत्र होता था, जो अभी इस स्कीम के तहत एकीकृत करने के कारण वो कार्यक्षेत्र हमने बंद कर दिया गया है। जी। सारे कंप्लेंट्स को एक जगह सुनवाई की जाती है। सुनवाई की जाने के लिए हमने सेंट्रल रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर चंडीगढ़ में किया है, जो सारे कंप्लेंट्स जो है पहले वहां आती है, वहां से डिफरेंट ओम्बुड्समैन कार्यालयों को ये दी जाती है। साथ ही इन योजनाओं को और सहायता प्रदान करने के लिए शिकायतकर्ता को हमने एक टोल फ्री नंबर रखा है 14448 और हमने 3 जगहों पर कॉन्टैक्ट सेंटर्स बनाए हैं, जो हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ 10 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी कस्टमर्स के जो शिकायत है या शिकायत के संबंध में विस्तृत जानकारी है, इसकी जानकारी आप एक
टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं। जी, यानी कि हम आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे जो उपभोक्ता इन विनियमित जो संस्थाएं हैं उनके संदर्भ में शिकायत करना चाहती हैं, वो भारतीय रिजर्व बैंक की जो ये iOS के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए टोल फ्री नंबर रहता है 1448। और इसके साथ साथ आपकी एक वेबसाइट पोर्टल भी है, CMS पोर्टल जिसे कहा जाता है। इसका जो एड्रेस है वो है https://cms.rbi.org.in। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे जो उपभोक्ता इन विनियमित संस्थाओं के हेतु शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो कितना इसमें लागत आती है या कि कोई शुल्क इसके लिए जाता है क्या? रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत जो शिकायत करता है, दो माध्यम से हमारे पास अप्रोच कर सकता है। एक ऑनलाइन, जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल है cms.rbi.org.in। इस पोर्टल पर जाके अपनी शिकायत वो दर्ज करा सकता है। अगर वो ऑनलाइन शिकायत नहीं कर सकता है तो फिजिकल लेटर के द्वारा भी हमारे पास जो सेंट्रल रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है चंडीगढ़ में, वहाँ पर अपना लेटर भेज सकता है। और जैसा कि मैंने ये बताया, ये योजना के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई भी शुल्क की देने की जरूरत नहीं है। ये निःशुल्क सेवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत प्रदान की जाती है। जी। और किसी भी आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन कोई भी शुल्क इसमें देय नहीं है। जी, यानी कि निश्चिंत होकर जो उपभोक्ता है इस स्कीम या फिर योजना का लाभ उठा सकते हैं। सर, एक और प्रश्न रहता है कि जो उपभोक्ता इससे संबंधित अपने जो लेन देन से संबंधित शिकायत दर्ज करवाना चाहता है, जो विनियमित संस्थाएं जो RBI के iOS सिस्टम के अंतर्गत आती है, तो किस तरह की कंपनसेशन की अगर हम बात करें, मौद्रिक जो सुविधाएं रहती है या फिर प्रणाली है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी कंज्यूमर को जो विनियमित संस्थान के सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं और उस सेवाओं में वो संतुष्ट नहीं है, डिफिशियंसी इन सर्विस अगर वो देखते हैं, तो कोई भी अमाउंट इन्वॉल्व हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकपाल जो है उसमें अपना डिसीजन देते हैं। जहां तक कंपनसेशन की बात है या क्षतिपूर्ति की बात है, उसमें हमारे यहाँ मौद्रिक लिमिट है जो 20 लाख रुपए तक है, जो लोकपाल एक क्षतिपूर्ति की कर सकता है 20 लाख रुपए तक। और मेंटल हरासमेंट या एगोनी, मेंटल एगोनी के लिए हमारे यहाँ लेकिन लिमिट है जो है 1 लाख रुपए प्रति केस की तरफ। जी सर, इसके बाद अब बढ़ना चाहेंगे निर्णय के बारे में। कितने दिनों में या फिर RBIOS के अंतर्गत जो निर्णय लिया जाता है उसकी प्रक्रिया कैसे रहती है? सबसे पहले जब शिकायतकर्ता कंप्लेंट CMS पोर्टल पे या फिजिकल लेटर के द्वारा रिजर्व बैंक को करता है, तो हम इसे जिस विनियमित संस्था के अगेंस्ट में कंप्लेंट है तो हम उसको भेजते हैं, उसका कमेंट मांगते हैं। और कमेंट आने का समय हम 15 दिन का देते हैं। जब विनियमित संस्थाएं अपना कमेंट देती हैं तो हमारे यहाँ डीलिंग ऑफिशियल्स हैं। उस डीलिंग ऑफिशियल्स दोनों पक्षों की, कस्टमर का, कंज्यूमर का शिकायत और उस संबंध में उस विनियमित संस्था का जवाब देखते हैं और जवाब देखने के बाद उसका विश्लेषण करते हैं और उसका फाइनल डिसीजन के लिए वो लोकपाल के पास आते हैं और लोकपाल उस पर निर्णय लेता है। सर, आपसे प्रश्न करना चाहेंगे, जो लोकपाल निर्णय लेता है, अगर शिकायतकर्ता उससे संतुष्ट नहीं है तो इस बारे में आपका क्या कहना है? उन मामलों के लिए जिन्हें लोकपाल द्वारा अपील योग्य खंडों के तहत बंद कर दिया गया है, लोकपाल के निर्णयों और अधीर निर्णयों जो शिकायतकर्ता को स्वीकार नहीं है के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी जो इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक हैं के साथ अपील दायर की जा सकती है। ऐसे मामलों में अपील करने का विकल्प का उल्लेख शिकायत बंद कर दिए गए लेटर, क्लोजर लेटर में हमेशा प्रदान किया जाता है। हालांकि यदि किसी मामले को गैर अपील योग्य खंड के तहत बंद कर दिया गया है तो अपील करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामले में शिकायतकर्ता निवारण के लिए अदालत सहित किसी अन्य उचित फोरम को संपर्क कर सकता है। जी सर, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो विनियमित संस्थाएं हैं वो भी जो एकीकृत लोकपाल के द्वारा दी गई जो निर्णय है उनका अनुपालन नहीं करती है या अवहेलना करती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? लोकपाल ने विनियमित संस्था के विरुद्ध कोई निर्णय लिया है
और वो निर्णय का पालन विनियमित संस्था नहीं कर रही है, तो रिजर्व बैंक लोकपाल के पास एक अवार्ड पास करने का अधिकार है और वो अवार्ड को विनियमित संस्था को मानना होता है। जी, यानी कि इसके प्रति जो है एक पर्टिकुलर एक्शन लिया जाता है। जी हाँ। जी, और सर ये भी जानना चाहेंगे, जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं, अगर वो किसी तरह की शिकायत करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं इन विनियमित संस्थाओं के हेतु, तो क्या क्या सावधानियां उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले, अगर विनियमित संस्थाओं के ग्राहक जी। को सेवा में डिफिशियंसी के संदर्भ में शिकायत है, तो सबसे पहले वो ग्राहक उस विनियमित संस्था के पास जाएंगे जी। और अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगे। जी। अगर शिकायतकर्ता को विनियमित संस्था 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं देता है या जो जवाब विनियमित संस्था दी है उस विनियमित संस्था के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वो रिजर्व बैंक के पास आएंगे। जी। अतः वो कंप्लेंट जब करेंगे, शिकायत जब करेंगे, तो सबसे पहले विनियमित संस्था के पास जाएंगे। विनियमित संस्था के जाते के साथ साथ वो रिजर्व बैंक कार्यालय में इस योजना के तहत नहीं आएंगे। जी। अगर वो डायरेक्टली हमारे पास आते हैं तो उनकी शिकायत निरस्त कर दी जाती है। जी, यानी कि पहले उन्हें अपनी संबंधित जो संस्था है जिनसे वो सेवाएं ले रहे हैं उनसे संपर्क करना होगा। जी हाँ। जी, सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि उसके बाद अगले चरण में जब वो अपनी संस्थाओं जो जिससे वो सेवाएं ले रहे हैं उनके पास वो कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद वो एकीकृत लोकपाल की ओर आते हैं, इस योजना का लाभ उठाते हैं, तो ऐसे में जब निर्णय लिया जाता है, दो पक्षों के बीच की जो बातचीत होती है, क्या वो ऑनलाइन माध्यम से भी संभव है? जी हाँ। सबसे पहले तो अगर हम कंसिलिएशन मीटिंग की बात करते हैं, जी। और कंसिलिएशन मीटिंग में हम दोनों पक्षों को लोकपाल कार्यालय में बुला करके एक मीटिंग करते हैं, जी। जिसमें उन दोनों पक्षों को हम सुनते हैं। अगर वो शिकायतकर्ता लोकपाल कार्यालय में नहीं आ सकता है तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं मिलती है तो हम निर्देश करते हैं कि जिस विनियमित संस्था के विरुद्ध शिकायत है उसके नज़दीकी ब्रांच में जाकर के कस्टमर जाएंगे, कंज्यूमर जाएंगे, और वहाँ से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम मीटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही हम वेबएक्स पोर्टल पर भी हम ये ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। तो किस तरह से ये वैकल्पिक योजना है? जैसा कि मैंने बताया कि ये वैकल्पिक व्यवस्था है। जी। मतलब सबसे पहले जो शिकायत करता है वो विनियमित संस्था के, जिस संस्था से आप सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस संस्था को जाएंगे जी। और उस संस्था से अपनी शिकायत का निवारण करने का प्रयास करेंगे। शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण नहीं करता है तो रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना एक ऑल्टरनेट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म AGR मैकेनिज्म है, जिसमें आप हमारे पास इस रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत आकर के अपनी शिकायत का निवारण करवा सकते हैं। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे, जो RBI है या फिर आपके अगर हम बात करें आपके स्तर पर, किस तरह से इस विषय के संदर्भ में जागरूकता फैलाई जा रही है या जागरूकता के लिए कार्य किए जा रहे हैं? जी हाँ, इस योजना के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी उपलब्ध माध्यमों का उपयोग किया जाता है। RBI के लोकपाल के द्वारा हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं और साथ ही टाउन हॉल मीटिंग्स भी करते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया, 15 मार्च का दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में जाना और मनाया जाता है। लोकपाल कथन या ओम्बुड्समैन स्पीक का आयोजन प्रति वर्ष मार्च माह में किया जाता है और इसका हम पुनरावृत्ति या पुनः प्रसारण भी हम अक्टूबर माह में करते हैं। इसके अलावा हम दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में भी इस योजना को प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा RBI कहता है एक टैगलाइन है जिसके तहत भी हम जागरूकता अभियानों का आयोजन करते हैं, जो RBI की वेबसाइट https://RBI कहता है .rbi.org.in पर भी उपलब्ध है। विभिन्न मल्टीमीडिया चैनलों के माध्यम से भी जागरूकता संदेश प्रसारित करने का हम प्रयास करते हैं। साथ ही देश के समाचार पत्रों में भी वर्ष में 2 बार इस स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी प्रसारित की जाती है।
सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने कहा कि जागरूकता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसके अंतर्गत और अन्य क्या कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 पुस्तिकाएं भी जारी की हैं। जी। एक धोखेबाजों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य कार्यप्रणाली और विभिन्न वित्तीय लेन देन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर बी अवेयर नामक पुस्तिका जारी की है। जी। दूसरी पुस्तिका का नाम राजू और 40 चोर है, जिसमें ऐसी 40 कहानियां सम्मिलित की गई हैं जो धोखेबाजों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न धोखाधड़ी के तरीकों की झलक को दर्शाती है और इस प्रकार की घटनाओं से बचाव करने के लिए क्या करें और क्या ना करें के बारे में सरल उपाय प्रदान करती है। बहुत खूब सर, बहुत अच्छी दिशा में जो आरबीआई है वो जागरूकता के लिए कार्यरत है। आपसे जानना चाहेंगे सर, बतौर लोकपाल आप कार्यरत है आरबीआई में इस आईओएस सिस्टम के तहत, तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की शिकायतों का आपको निपटारा करना पड़ता है या फिर किस तरह की शिकायतें आपको परेशान कर रही है आज के अगर संदर्भ में देखें? अगर देखा जाए तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि डेफिशिएंसी इन सर्विस के संदर्भ में हमारे पास शिकायतें इस योजना के तहत आती हैं जी। और छोटी से बड़ी शिकायतें भी आती हैं हमारे पास। आपको जैसे कि पता है कि कोविड काल के दौरान और उसके पश्चात हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हुई है। तो इसके साथ साथ इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। जी। इसलिए सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रैक्टिसों को अपना दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाना चाहिए जी। और एंड यूजर जो ग्राहक हैं उनको काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने के समय। जी। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए इस विषय पर कई कैंपेन भी किए हैं और यह प्रयास हम निरंतर जारी रखेंगे। कुछ सावधानियां जो हैं हमारे कंज्यूमर्स के लिए हैं, जैसे कभी भी अपना खाता विवरण, एटीएम कार्ड पिन, डेबिट कार्ड पिन, यूपीआई पिन, ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें। इवन कि आप बैंक के अधिकारियों के साथ भी इन चीज़ों को साझा ना करें। जालसाजों द्वारा केवाईसी अपडेट करने, एटीएम कार्ड को अनब्लॉक करने या एड्रेस चेंज करने के लिए लिंक भेजे जाते हैं, तो अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। जी। और अगर आपको कोई शिकायत है तो अपने विनियमित संस्था के शाखा में जाकर के अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जी। कभी भी कोई भी क्यूआर कोड, बार कोड अगर आपको आता है तो पैसे की प्राप्ति से के लिए कोई भी ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को ये भी चाहिए कि ऑनलाइन सर्च पे जा करके बिना सत्यापन किए हुए किसी भी कस्टमर केयर का नंबर नहीं लेना चाहिए। जी। और अपने जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू लेन देन के लिए एक दैनिक सीमा निर्धारित करें। सर, एक बार पुनः आपसे जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि जो आरबीआईओएस हैं इसके तहत कहाँ पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो शिकायत कर सकते हैं इन विनियमित संस्थाओं की शिकायतें हैं इस हेतु? रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना और उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण कक्ष के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के नाम सहित अधिक जानकारी के लिए हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट https://cms.rbi.org.in देखें या टोल फ्री नंबर 1448 पर संपर्क करें। जो टोल फ्री नंबर है सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से रात्रि 10 तक, हफ्ता में 5 दिन, रविवार और अवकाशों को छोड़ करके ये सारी जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। शिव कुमार यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपने बतौर आरबीआई लोकपाल लोगों को जागरूक किया है, हमारे दर्शकों को जागरूक किया है कि किस तरह से अगर वो जो विनियमित संस्थाओं से सेवाएं ले रहे हैं अगर उससे संबंधित शिकायत करना चाहते हैं तो किस तरह से वो आरबीआई आईओएस के तहत जो है वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद जी।
तो दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आज आप अवगत हुए किस तरह से RBIOS यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो एकीकृत लोकपाल योजना है किस तरह से ये कार्य करता है और आप कहां पर अपनी विनियमित संस्थाओं की जो सेवाएं हैं उससे असंतुष्ट है, कहां पर आप इससे प्रति शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपके लिए टोल फ्री नंबर भी रहता है जो कि रहता है 144448। तो आशा करते हैं इस कार्यक्रम से आप लाभान्वित हुए होंगे। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।